ऑरेंज जोन वैसे जिले हैं जिन्हें ना तो रेड जोन में ना ही ग्रीन जोन में परिभाषित किया गया है। तो अगर आपका जिला ना तो रेड जोन में है ना ग्रीन जोन में है तो वो ऑरेंज जोन का हिस्सा है। यह महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको यह भी बताना बड़ा जरूरी है कि हर हफ्ते जो तमाम जोन है उनकी समीक्षा होती है। ग्रीन जोन वालों की कोशिश यह करनी है कि उनका इलाका ग्रीन जोन में रहे ताकि उनको सबसे ज्यादा सहूलियत रहे, खतरा उनके सामने कम हो। रेड जोन वालों को कोशिश करनी है कि वो ऑरेंज जोन में छलांग लगा लें और ऑरेंज जोन में छलांग लगाएंगे और उसके बाद कोशिश करनी है ग्रीन जोन में आ जाएं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप ग्रीन जोन में है तो यह ना हो कि आप जो है ऑरेंज और रेड में जाएं, और जो ऑरेंज जोन में उनको यह कोशिश करनी है कि वो रेड जोन की तरफ ना जाएं। यह जरूरी चीज है। अब आइए समझ लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। कंटेनमेंट जोन, सबसे पहले समझिए कि कंटेनमेंट जोन जो है, क्योंकि कोविड-19 की दृष्टि से सबसे गंभीर जो इलाका है वो कंटेनमेंट जोन माना जाता है। रेड और ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट जोन को चिन्हित किया जाता है, यानी रेड जोन में भी और ऑरेंज जोन में भी कुछ खास इलाके ऐसे होंगे जो कंटेनमेंट जोन कहे जाएंगे। मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तु की आपूर्ति और सेवाओं के अलावा किसी तरह की आवाजाही कंटेनमेंट जोन में नहीं है। अगर आप कंटेनमेंट जोन में हैं तो इस बात को ध्यान रख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की सेवाओं आपूर्ति और सेवा होगी। इसके अलावा कोई आवाजाही कंटेनमेंट जोन में नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन के सभी नागरिकों के लिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस बात को याद रखिए, कंटेनमेंट जोन के सभी नागरिकों के लिए आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना, उसके साथ जुड़ा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ऐप जो है आपके लिए बहुत जरूरी है। आरोग्य सेतु ऐप जिसको बताया जा रहा है वो आपके लिए बहुत जरूरी है। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और ताकि अच्छी तरह से सबकी जो है निगरानी हो सके और आपकी सेहत पर ध्यान रखा जा सके। तो कंटेनमेंट जोन के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और भी देखिए क्या है, खतरे के मूल्यांकन के आधार पर व्यक्ति के संपर्क का पता लगाने के लिए गृह और संस्थागत जो है क्वारंटाइन करना, ये कंटेनमेंट जोन में है। जहां पर क्या करना है, विशेष दलों द्वारा घर घर जाकर निगरानी की जा रही है, निगरानी करनी है वहां पर जो कंटेनमेंट जोन है। प्रोटोकॉल के अनुसार सभी मामलों का चिकित्सीय प्रबंधन, लोगों को सलाह देना और शिक्षित करना, ये कंटेनमेंट जोन में लगातार ये गतिविधियां, प्रशासन जो है लगातार ये गतिविधियां चलाता रहेगा। ये महत्वपूर्ण बात है, इसको आप समझ लीजिए। अब आप ये समझ लीजिए क्या क्या गतिविधियां, सबसे पहले जरूरी समझ लीजिए कि कौन सी गतिविधियां हैं जो तीनों ही जोन में प्रतिबंधित रहेंगी, यानी लॉकडाउन 3 में बिल्कुल प्रतिबंधित रहेंगी, जो गतिविधियां बिल्कुल नहीं चलेंगी। पहले वो समझिए, चिकित्सीय, सुरक्षा कारणों या गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त यात्राओं के सिवाय सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानें, सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानें जो हैं वो प्रतिबंधित रहेंगी। अच्छी तरह से समझ लीजिए। लेकिन इसमें कहा गया है चिकित्सीय, सुरक्षा कारणों या गृह मंत्रालय द्वारा जिनको अनुमति मिलेगी। ये वो कौन सी मामले हैं, आप समझिए कि अगर कोई व्यक्ति कहीं फंसा है उनको जो है विशेष अनुमति मिलेगी। अभी आप जानते हैं कि कुछ ही दिनों में जो दुनिया भर में जो भारतीय जो फंसे हुए हैं, स्ट्रेसफुल कंडीशन में हैं, उनको निकालने के लिए कुछ विमान जो ऑपरेट किए जाएंगे, लेकिन ये विशेष परिस्थितियां हैं। इसके अलावा जो विमान है वो नहीं उड़ेंगे, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानें नहीं होंगी। सुरक्षा कारणों या गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त यात्राओं के सिवाय सभी रेल यात्राएं, समझ लीजिए अच्छी तरह से, यहां लिखा है सभी रेल यात्राएं। सभी रेल यात्राओं का मतलब यह है कि कोई ट्रेन नहीं चलेगी, लेकिन सुरक्षा कारणों या गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त यात्रा हो सकती है। ये जितने मजदूर जो है कहीं फंसे हुए, जो प्रवासी मजदूर, इनको अगर लाने के लिए ट्रेन चल रही है तो दरअसल वो गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त यात्रा है बिशेष परिस्थितियों में। इसके अलावा कोई भी रेल यात्रा प्रतिबंधित है, ट्रेनें नहीं चलेंगी। मेट्रो रेल सेवाएं बिल्कुल कदापि नहीं, मेट्रो रेल सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी। तो ये महत्वपूर्ण बात है, जो प्रतिबंधित चीजें हैं वो क्या क्या हैं। अब आप और देख लीजिए। इसके अलावा यात्री परिवहन के लिए अंतरराज्यीय बस सेवाएं गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त के सिवाय, यानी कि जो तमाम इंटरस्टेट बस सेवाएं हैं
वो नहीं चलेंगी, सिर्फ वो चलेंगी जिनको विशेष परिस्थितियों में अनुमति दी जाएगी। कुछ प्रवासी मजदूरों को बसों से लाया गया, ले जाया गया, वो भी वो थी जिनको गृह मंत्रालय द्वारा विशेष परिस्थितियों में अनुमति दी गई। व्यक्तियों के लिए अंतर्राज्यीय परिवहन चिकित्सा कारणों या गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त यात्राओं के सिवा, इसमें भी ये है, एक राइडर है कि जो अंतर्राज्यीय जो है बस, इंटरस्टेट बस परिवहन है, वो नहीं चलेंगी। अगर कोई चिकित्सा का कारण है, कोई व्यक्ति मरीज है, किसी को ले जाना है, या गृह मंत्रालय द्वारा किसी कोई आवश्यक सेवा है वहां पहुंचाना है, तो सिर्फ उसको अनुमति रहेगी। इसके अलावा सभी स्कूल, जी हां, स्कूल बिल्कुल बंद हैं। शैक्षिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान, ये सब जो है पूरी तरह से बंद रहेंगे। सभी स्कूल, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। इनमें से कोई गतिविधि नहीं चलेगी। और समझ लीजिए, सिनेमाघर नहीं चलेंगे, मॉल नहीं चलेंगे, जिम नहीं चलेंगे, खेल परिसर बिल्कुल नहीं, तरणताल बिल्कुल नहीं, मनोरंजन पार्क बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, थिएटर बिल्कुल भी नहीं, बार नहीं चलेंगे, ऑडिटोरियम, सभागार, ऐसे अन्य स्थान, ये सभी पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। इसके अलावा देखिए, सभी सामाजिक जो कार्यक्रम हैं, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन से जुड़े, शैक्षिक, सांस्कृतिक या धार्मिक समारोह और अन्य सभी आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। तो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन से जुड़े सभी जो हैं कार्यक्रम स्थगित हैं, वो प्रतिबंधित है, नहीं होंगे। अब समझ लीजिए और इसके अलावा क्या क्या है। होटल सेवाएं भी प्रतिबंधित हैं, सिवाय उनके जो स्वास्थ्य, पुलिस, सरकारी अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मियों, फंसे हुए लोगों जिनमें पर्यटक शामिल हैं, उनके लिए या क्वारंटीन सुविधाओं के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। अब देखिए, महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसको समझ लीजिए। होटल सभी बंद हैं, लेकिन कई डॉक्टर्स को कई जगह पे ठहराया गया, पुलिस अधिकारियों को, सरकारी अमला जो लगातार जो है दिन रात काम कर रहा है, अगर उनको कहीं ठहराया जाता है, जो फंसे हुए पर्यटक हैं उनको ठहराया जाता है, तो सिर्फ उनके लिए ये होटल सुविधाएं चालू रहेंगी। इसके अलावा होटल सेवाएं नहीं चलेंगी। इसके अलावा सभी धार्मिक स्थलों पर जनता की आवाजाही प्रतिबंधित है। सभी धार्मिक स्थल, समझ लीजिए, कोई धार्मिक स्थल जो है वहां पर कार्रवाई, लोगों की सुरक्षा और बचाव के लिए जो उपाय देश भर में लागू हैं, ये किसी हिस्से के नहीं बल्कि पूरे देश की मैं बात कर रहा हूं, देश के सभी जोन में जो लागू हैं। गैर जरूरी आवाजाही पर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सख्त प्रतिबंध है। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक अपने घरों से बाहर नहीं निकलिए, बिल्कुल प्रतिबंधित है ये। आपको कहीं नहीं जाना है, इस समय तो कहीं पर भी नहीं जाना है। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके अलावा 65 साल से अधिक आयु वाले बुजुर्ग, क्योंकि इनको जो है संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा होता है, 65 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग, अन्य बीमारियों से जो ग्रसित लोग हैं, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं, केवल बहुत जरूरी कार्य या स्वास्थ्य कारणों के चलते ही बाहर निकलेंगे। अगर उनको किसी डॉक्टर के पास आपको ले जाना है, कोई और बहुत जरूरी काम है, तभी निकलिए, नहीं तो मत निकलिए, क्योंकि ये वो हिस्सा, ये वो वर्ग हैं जो संक्रमण से सबसे ज्यादा जिन पर खतरा है। उनको बचा के रखिए अपने घर में, बुजुर्गों का, गर्भवती महिलाएं हैं अगर, और साथ साथ बच्चे हैं, उनका ख्याल रखिए। कंटेनमेंट जोन के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों और एहतियातों का पालन करते हुए ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक को अनुमति है। कंटेनमेंट जोन के बाहर जो है वहां पर अनुमति क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन होगा और एहतियात का पालन करते हुए ओपीडी और मेडिकल जो क्लिनिक हैं उनको अनुमति दी गई है। ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। अब आप समझ लीजिए, रेड जोन में भी मैंने आपको बताया, कंटेनमेंट जोन जो है वो ऑरेंज जोन में भी हैं, रेड जोन में भी हैं। तो कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाके, ये बात, इसको आप पढ़िएगा पहले, कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों की मैं बात कर रहा हूं। कंटेनमेंट जोन के बाहर जो रेड जोन में है, वहां पर प्रतिबंधित गतिविधियां, यानी जो गतिविधियां नहीं होंगी, वो गतिविधियां कौन सी है, समझ लीजिए। देश भर में प्रतिबंधित गतिविधियां रेड जोन में भी प्रतिबंधित हैं। जो देश भर में प्रतिबंधित गतिविधियां हैं जिनके बारे में अभी बताया, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल, इसके अलावा मॉल, सिनेमा हॉल, ये सब जो हैं पूरी तरह से बंद रहेंगे। देश भर में प्रतिबंधित गतिविधियां रेड जोन में भी प्रतिबंधित हैं। इसके अलावा निम्न गतिविधियां भी रहेंगी प्रतिबंधित, जैसे साइकिल और ऑटो रिक्शा। ये रेड जोन की मैं बात कर रहा हूं, रेड जोन कंटेनमेंट जोन के अलावा साइकिल और ऑटो रिक्शा प्रतिबंधित है, नहीं चलेंगे।
टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स नहीं चलेंगे। जिलों में एक स्थान से दूसरे स्थान और जिलों के बीच चलने वाली बसें नहीं चलेंगी, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाली कोई बस नहीं चलेगी। नाई की दुकान, स्पा और सैलून नहीं चलेंगे। ये रेड जोन के इलाके हैं। प्रतिबंधित गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित है। प्रतिबंधों के साथ गतिविधियों में जो छूट है कंटोनमेंट जोन के बाहर, रेड जोन में प्रतिबंधों के साथ गतिविधियों में जो छूट है वो समझ लीजिए। शहरी इलाकों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, प्रतिबंध सेवाएं किस पर है? एसईजेड, ईओयू, औद्योगिक परिक्षेत्र, टाउनशिप। इसके अलावा दवाइयां, फार्मा, चिकित्सीय उपकरण, उनके कच्चे माल और तत्संबंधी सामग्री सहित आवश्यक वस्तुओं की निर्माता इकाइयां, उनको छूट दी गई है। आईटी, हार्डवेयर, पैकेजिंग और मटेरियल की निर्माता इकाइयां, इनको छूट गई है। प्रतिबंधों के साथ इन गतिविधियों में छूट दी गई है। अब आगे समझ लीजिए प्रतिबंधों के साथ और किन गतिविधियों में छूट है कंटोनमेंट जोन के बाहर, रेड जोन में। शहरी क्षेत्र में सभी औद्योगिक इकाइयां प्रतिबंधित हैं। जी हां, सभी औद्योगिक इकाइयां शहरी क्षेत्र में प्रतिबंधित हैं, सिवाय उत्पादन इकाइयां और उनकी आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन जो है, जहां निरंतर कार्य चलता है, उन गतिविधियों में छूट मिली है। कई पालियों में सामाजिक दूरी के साथ जूट उद्योग, जो जूट उद्योग है, वहां पर कई पालियों के साथ सामाजिक दूरी भी आपको रखनी है और आपको पालियों में वहां पर काम करना है, यानी अलग अलग समय में अलग अलग तरह के लोग आएंगे। अब आप और समझ लीजिए प्रतिबंधों के साथ और कौन सी गतिविधियों में छूट है। व्यक्तियों और वाहनों का संचालन सिर्फ अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए। वाहन संबंधी प्रतिबंध क्या है? ये तो व्यक्तियों और वाहनों का संचालन जो है सिर्फ अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए है, रेड जोन में, कंटोनमेंट जोन के बाहर। लेकिन प्रतिबंध क्या है? प्रतिबंध ये है, 4 पहिया वाहन है अगर, यानी कि अगर आप गाड़ी में हैं तो गाड़ी में चालक के साथ अधिकतम सिर्फ 2, यानी एक चालक और सिर्फ 2 लोग बैठेंगे, इससे ज्यादा नहीं। 3 यात्री यानी चालक के साथ ड्राइवर के साथ सिर्फ 2 लोग बैठेंगे, 3 लोग कदापि नहीं। या एक व्यक्ति बैठेगा या 2 व्यक्ति बैठेंगे। ये मैं बात कर रहा हूं 4 पहिया वाहनों की। 2 पहिया वाहनों की अगर आप स्कूटर, मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहे हैं तो पीछे की सवारी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। आप सिर्फ और सिर्फ 2 पहिया वाहनों पर अकेले सफर कर सकते हैं, किसी को लेकर नहीं चल सकते। और देख लीजिए, शहरी क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध है। प्रतिबंधों के साथ जो गतिविधियों में छूट है, तो शहरी क्षेत्र में निर्माण गतिविधियां वो भी प्रतिबंधित है, सिवाय सिर्फ साइट पर चल रही निर्माण गतिविधियां, जहां साइट पर अगर लोग हैं, मजदूर वहीं पर है, तो वहां निर्माण गतिविधियां चल सकती हैं। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से संबंध निर्माण जो है वो भी चल सकते हैं। इनको छूट दी गई है, गतिविधियों में जो छूट दी गई है। रेड जोन में मॉल में स्थित दुकानों के सिवाय जरूरी सामान वाली दुकानें खुली रहेंगी। जी हां, रेड जोन में मॉल में तो बिल्कुल नहीं, मॉल में स्थित दुकानों के सिवाय जरूरी सामान वाली सभी दुकानें खुली रहेंगी। शहरी क्षेत्र में मॉल्स में, बाजार परिसर में और बाजारों में गैर जरूरी सामान बेचने वाली सभी दुकानें बंद रहेंगी। जरूरी और गैर जरूरी सामान बेचने वाली शहरी क्षेत्र में स्थित सभी एकल दुकानें, पड़ोस यानी कॉलोनी की दुकानें और आवासीय परिसर में स्थित दुकानें जो हैं वो खुली रहेंगी। सिर्फ उनको छूट दी गई है रेड जोन में, कंटेनमेंट जोन के बाहर। ग्रामीण इलाकों में मॉल के अलावा जरूरी और गैर जरूरी सामान बेचने वाली सभी दुकानें खुली रहेंगी। जो ग्रामीण इलाके हैं, शहरी क्षेत्र नहीं, ग्रामीण इलाकों में ई कॉमर्स को सिर्फ आवश्यक सामान के मामले में अनुमति दी गई है। ई कॉमर्स होगा लेकिन सिर्फ आवश्यक सामान के मामलों में अनुमति है। और किन गतिविधियों में छूटा? निजी कार्यालयों में 33% कर्मचारियों की अनुमति है, शेष को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। सरकारी कार्यालयों में उप सचिव और उससे ऊपर के अधिकारियों की 100% स्थिति होगी, बाकियों के लिए 33% स्थिति की अनुमति। रक्षा और सुरक्षा सेवा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, पुलिस, होमगार्ड्स, अग्निशमन और अन्य आपात सेवाएं और अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं बगैर किसी प्रतिबंध के ये सेवाएं चलती रहेंगी। और देखिए क्या है, ऑरेंज जोन की मैं बात कर रहा हूं। ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट जोन, क्योंकि कंटेनमेंट जोन पहले बताया जा चुका है, कंटेनमेंट जोन के बाहर ऑरेंज जोन में निषिद्ध गतिविधियां शर्तों के साथ क्या अनुमति है? सभी गतिविधियों को अनुमति सिवाय देश भर में प्रतिबंधित गतिविधियां, जो हम पहले बता चुके हैं, देश भर में प्रतिबंधित गतिविधियां यहां भी नहीं चलेंगी। जिले के अंदर और 2 जिलों के बीच बसों का संचालन बिल्कुल निषिद्ध है, नहीं होगा। एक चालक और 2 सवारियों के साथ टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को अनुमति यहां पर है, लेकिन एक चालक और 2 सवारियां। 4 पहिया वाहनों में एक चालक के साथ अधिकतम
2 यात्रियों की अनुमति से ज्यादा नहीं। ये जो हैं शर्तों के साथ। अब ग्रीन जोन की बात कर लेते हैं। ग्रीन जोन की बात कर लेते हैं। ग्रीन जोन में स्वीकृत गतिविधियां जो हैं उनको बता देते हैं। ग्रीन जोन में स्वीकृत गतिविधियां, ग्रीन जोन में पूरे देश में प्रतिबंधित गतिविधियों के सिवाय सभी अन्य गतिविधियों की अनुमति है, क्योंकि यहां पर खतरा कम है। इसलिए ग्रीन जोन में सभी देश में, पूरे देश में प्रतिबंधित गतिविधियों के सिवाय अन्य गतिविधियों की अनुमति है। बसों का परिचालन हो सकता है, यहां होगा, लेकिन 50% यात्री क्षमता के साथ और बस डिपो का 50% बस क्षमता के साथ। यानी एक डिपो में अगर 100 बसें हैं तो उसमें से सिर्फ 50 बसें चलेंगी। और साथ साथ अगर एक बस में 60 लोग बैठ सकते हैं तो वहां सिर्फ 30 लोग वहां बैठ पाएंगे। अब देख लीजिए सार्वजनिक स्थानों के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश जो है वो क्या है। वो दिशा निर्देश जो सबको पालन करना जरूरी है। चेहरे को ढकना अनिवार्य है। मास्क, वो मास्क कैसा भी होता है, कपड़े से बना मास्क भी हो सकता है, लेकिन चेहरे को ढकना अनिवार्य है। सुनिश्चित करें सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग दूरी करें, सुनिश्चित करें। 2 गज की दूरी जो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं, 2 गज देह की दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग, वो बहुत जरूरी है। इसके अलावा और क्या दिशा निर्देश हैं? किसी भी संगठन को 5 से अधिक लोगों के जमावड़े की अनुमति नहीं है। कोई भी संगठन हो, वो 5 से अधिक लोगों के जमावड़े की अनुमति नहीं है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध है। यह बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध है, बिल्कुल भी ना करें। और इसके अलावा देख लीजिए क्या कुछ दिशा निर्देश है। राष्ट्रीय दिशा निर्देश, विवाह संबंधी समारोह में सामाजिक दूरी सुनिश्चित करनी जरूरी है। मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। दोनों तरफ के मेहमान, वर पक्ष के, वधु पक्ष के, 50 से अधिक नहीं होगी संख्या। अंतिम संस्कार अगर किसी का है तो यहां सामाजिक दूरी, यहां भी इसका पालन करना है। 20 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। ज्यादा से ज्यादा 20 लोग अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इसके अलावा जो कार्यस्थल के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश, अगर आप किसी कारण से, अगर आपको छूट मिली, आप अपना ऑफिस का संचालन कर रहे हैं, तो जो राष्ट्रीय दिशा निर्देश है उनको समझ लीजिए। कार्यस्थल पर थर्मल स्कैनिंग जरूरी है, हैंड वॉश जरूरी है, सैनिटाइजर की व्यवस्था आपको करनी ही करनी है। कार्य की 2 पालियों के बीच और लंच ब्रेक के दौरान एक गैप होना जरूरी है। समय समय पर पूरे कार्यस्थल का सैनिटाइजेशन किया जाएगा, यह जरूरी है, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। और आप समझ लीजिए इसके अलावा क्या क्या दिशा निर्देश हैं। कार्यस्थल और कंपनी परिवहन में सामाजिक दूरी सुनिश्चित है। 2 गज की दूरी हम कह रहे हैं। सामाजिक दूरी जो है कार्यस्थल पर, यानी आपके ऑफिस में भी, और अगर आपके कंपनी के वाहन चल रहे हैं वहां पर भी, उस परिवहन में सामाजिक दूरी सुनिश्चित करना जरूरी है। चेहरे को ढकना अनिवार्य है। सभी जो कर्मचारी हैं चेहरे को अनिवार्य रूप से ढकेंगे। कोविड-19 के लिए मरीजों के लिए बने क्लिनिक, अस्पताल की नजदीक में पहचानो, इसकी सूची हर कार्यस्थल पर मौजूद है। यह बहुत जरूरी है कि जो भी आप अपना ऑफिस शुरू कर रहे हैं, आपको यह मालूम होना चाहिए कि कौन सा कोविड हॉस्पिटल आपके नजदीक है। इसके अलावा बड़ी बैठकों से परहेज करें। तकनीक के माध्यम से आप बड़ी बैठक करें, आप फोन के माध्यम से कॉन्फ्रेंसिंग करें, इंटरनेट के माध्यम से, लेकिन बड़ी बैठकों से ऑफिस में परहेज करें। साफ सफाई की अच्छी आदतों का बेहतर प्रशिक्षण आपको देना है। यह अब राष्ट्रीय जिम्मेदारी है, सबकी, सभी की राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। साफ सफाई की अच्छी आदतों का बेहतर प्रशिक्षण दीजिए और इसका प्रचार भी कीजिए। कुछ उसमें गलत नहीं है अगर आप अपने ऑफिस में हर जगह पर पोस्टर लगा दें कि आपको कैसे अपने हाथ धोने हैं, कैसे सैनिटाइज करना है, बिना जो है स्कैनिंग के आपको ऑफिस में नहीं आना है। इन सब चीजों का जितना प्रचार करेंगे उतना अच्छा रहेगा इस बीमारी से लड़ने के लिए। तो ये सारी चीजें जो हैं, और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी समझ लीजिए, सभी कर्मचारियों के पास हो आरोग्य सेतु। कार्यालय प्रमुख इसका पालन सुनिश्चित करेंगे। सभी कर्मचारियों के पास आरोग्य सेतु, देखिए आरोग्य सेतु ये एक वो ऐसा ऐप है जो दरअसल हमें कोरोना कोविड-19 से लड़ने में एक अच्छा हथियार साबित हुआ है। इससे आपको मालूम पड़ेगा कि आप दरअसल किसी खतरे में है, नहीं है, और आप अगर खतरे में नहीं है तो ऐसा व्यक्ति जो किसी खतरे में है
आप कहीं उसके संपर्क में, उसके नजदीक तो नहीं जा रहे। इन सब चीजों के लिए आरोग्य सेतु बहुत बहुत जरूरी है। तो आप समझ लीजिए, अगर आप अपना कार्यस्थल जो है, आपको छूट मिली है, आप अपना कार्यस्थल पर अपना काम शुरू कर रहे हैं, तो ये पहले तय कर लीजिए कि जो भी कर्मचारी हो सभी के मोबाइल में आरोग्य ऐप जो है वो डाउनलोड हो। और साथ साथ इसकी जो बात है सुनिश्चित करें, ये सुनिश्चित कौन करेगा? जो ऑफिस के मुखिया सुनिश्चित करें। तो ये चीजें हैं जो आज आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन क्या है, और साथ साथ हर जोन में कौन सी गतिविधियां चलेंगी, कौन सी नहीं, इसका हमने आपको विस्तृत विवरण दिया। आपसे एक बार फिर अनुरोध कर रहे हैं कि कोरोना से डरना है, कोरोना से लड़ना है, तो डरना बिल्कुल नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको जो सोशल डिस्टेंसिंग के और लॉकडाउन के नियम है उनका कड़ाई से पालन करना है, वो नियम जो अभी हमने आपको बताए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। गरीब ले 5 लाख का बीमा करवा है, कर ले मोदी जी के धन्यवाद करती। आयुष्मान के थ्रू मेरा बहुत अच्छा इलाज हुआ, फ्री में इलाज हुआ। आयुष्मान भारत एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया, जिसके 2 कंपोनेंट हैं। एक जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उनका स्वास्थ्य बीमा 5 लाख तक का, और दूसरा और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना, जो उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर के अस्पतालों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में अपग्रेड किया जा रहा है, जहां पर बेसिक प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज दी जा रही हैं, जिसमें आप इम्यूनाइजेशंस, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर्स, और जो दूसरी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, उसके साथ साथ जो 30 साल से ऊपर के लोग हैं उनकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के स्क्रीनिंग भी किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे देश हैं जैसे चाइना, इटली, ईरान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जर्मनी, स्पेन, ये 7 देश हैं जो हाईली अफेक्टेड हैं कोरोना वायरस से। तो इन देशों से जो भी व्यक्ति आ रहे हैं, अगर वो सिम्टोमेटिक हैं तो वो आइसोलेशन में जाएंगे, उनको आइसोलेट किया जाएगा तत्काल। और अगर वो नॉन सिम्टोमेटिक भी हैं, उनमें कोई सिम्टम भी नहीं है, तो उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का मतलब है स्वस्थ व्यक्ति है तो उसको इंस्टीट्यूशनल, मतलब हमारे जो क्वारंटाइन की हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें उसको आना पड़ेगा, 14 दिन तक वहाँ रहना पड़ेगा, और 14 दिन उसकी घर पर उसकी ट्रैकिंग की जाएगी। मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है, इस समय विदेश यात्राओं से परहेज करें। यदि कोई भारतीय नागरिक भी विदेश जाकर के इन 7 देशों में होकर के लौटता है तो उसको भी क्वारंटाइन की उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा।
कहीं आपका लॉकर दुनिया की सबसे कीमती चीज का इंतजार तो नहीं कर रहा? Hello and welcome. I am Ramesh Ramachandran. You're watching a special broadcast here on DD India. And I have with me a very special guest, High Commissioner Designate of Australia to India, Barry O'Farrell, to talk about bilateral, regional and global issues of interest or concern to both Canberra and New Delhi. Now, just for the benefit of viewers who might not be familiar with High Commissioner O'Farrell, he has made a foray from being a full-time career politician into the world of diplomacy. And as I mentioned before, I'm calling him High Commissioner Designate, but that I mean that he is still to present his credentials to the Indian president. And that's because, and you can blame it on the COVID-19 situation obtaining in India around the world, including in Australia as we speak. So, High Commissioner O'Farrell, first of all, thank you so much for making time to be on DD India and speak to our viewers about Australia-India ties. It's a pleasure, Ramesh. I could speak on the subject for 24 hours if you allow me to. Great, High Commissioner. Thank you so much. Let me start with the obvious question I wanted to ask you. How did you make your foray from being a full-time career politician into diplomacy and now the High Commissioner Designate of Australia to India? Well, unexpectedly, Ramesh, I was Chief Minister of Australia's largest state, its most multicultural state, the state that contributes 40% of the nation's GDP. And in the lead up to becoming Chief Minister of that state, I engaged with the magnificent Indian diaspora in Australia, who alerted me to the fact that India was doing very well. And we were in a state and a country which was struggling at that stage. And so one of the promises I took into the election campaign was to initiate annual trade missions between New South Wales and states of India. I commenced those, and when I left the Parliament 5 years later, I went into the